अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार कराने की कोशिशों की। तो पंजाब हुकूमत ने रियासती रेट और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर वफाक को पाबंदी की सिफारिश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के गैर मामूली इजलास में कई अहम फैसले किए गए। इनमें सबसे नुमाया फैसला नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी, कानून शिकनी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी इमलाक की तबाही और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। जबकि जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने और इसके तमाम असासे, जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने की मंजूरी भी दी जाएगी। मजीद ये कि नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पंजाब भर में मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3000। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट सीनियर तज्जियाकार हैं माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका माजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम ब्रेकिंग से पहले बात कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जाने की सिफारिश की गई है। इस पर कार्रवाई का अमल जारी है। आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक लब्बैक पर पाबंदी से शिद्दत पसंदी और इमलाक की तबाही के जिम्मेदारों को दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना होगा? और हम देख रहे हैं कि पाबंदी की बातें की जा रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कुछ साल पहले तहरीक लब्बैक की जानिब से इसी तरह से इश्तियाल अंगेज़ी की गई, एहतजाज किया गया, इमलाक को जलाया गया। तब भी उस वक्त की हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की बातें की गई, लेकिन वो भी नहीं लगा सकी। तो क्या ये हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त रियासत को संजीदगी से इस सारे मामले पर सोचना चाहिए कि मजहबी इंतहा पसंदी का मामला इस हद तक कैसे बढ़ चुका है और उसको खत्म करने के लिए एक मुतफिका और पायदार हिकमत अमली की जरूरत है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान को काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में तो तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी की बात की गई है। उनके जिम्मेदारों और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। तो इस सारे मामले के अंदर तंजीमात अहले सुन्नत की जानिब से भी एक रद्द अमल आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जिम्मेदारान के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें, लेकिन उसमें जो अवाम है उनका नुकसान ना हो पाए, या वो तमाम लोग जो इस मामले में बेगुनाह है उनको क्रैकडाउन में निशाना ना बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मामले की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि इस वक्त रियासत जो है वो इस मूड में नजर आती है कि वो तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई संजीदा फैसला करे। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इससे पहले भी 2021 में ये सारा मामला तय हुआ और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पाबंदी का ऐलान किया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इनको बैन किया, लेकिन उसके कुछ अर्से बाद मुज़ाकराती अमल भी शुरू हो गया था कि जिसके अंदर चीजों को कूल डाउन करने के लिए, इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बहाल करने के लिए बात की गई थी। तो अब देखना ये कि क्या तहरीक लब्बैक कौमी धारे में शामिल रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, या वो ये समझते हैं कि बस वो एक इंतहा पसंद प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही काम करना चाहेंगे। तो ये फैसला मेरा ख्याल है तहरीक लब्बैक ने करना है और उनकी जो मरकजी क़यादत है उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा। क्या वो एक पाबंदी ज़दा जमात के साथ जो है वो काम करेंगे, या वो जेलों के अंदर मौजूद रहेंगे, या वो एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस वक्त तो चूंकि मामला खराब है और इस वक्त रियासत जो है वो गुस्से में है, तो इसलिए ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता कि इस वक्त किसी डील या ढील का मामला हो। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तहरीक लब्बैक की जानिब से या अहले सुन्नत की जो दीगर तंजीमात हैं उनकी जानिब से जो रिएक्शन आएगा, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज के हवाले से ज्यादा अहम होगा कि अब रियासत और उनका जो ताल्लुक है वो किस हैसियत से चलेगा और किस तरह से तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अच्छा निज़ामी साहब, माजी में भी ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगती हुई हमने देखी है, लेकिन फिर हमने देखा कि वो नए नामों के साथ मंजर आम पर आ गए और वही जो जिस तरह से वो पहले कर रहे थे वैसे ही वो कर रहे थे, सिर्फ उनका नाम तब्दील हो गया था। तो क्या ऐसी सूरत में इस बार हुकूमत के पास कोई और हिकमत अमली होगी इस सारे मामले से निमटने के लिए? और आप क्या समझते हैं, मजहबी जमातों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है, इससे मज़ीद ख़तरात बढ़ जाएंगे?
जी बिल्कुल, रियासत को मेरा ख्याल है एक मुतफ़िका बयानिया बनाना होगा और ये एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर वक़्त लगता है। हम्म। इस तरह के जो इक़दामात हैं उनसे बेहतरी ज़रूर आती है। लेकिन रियासत को ये देखना चाहिए कि मज़हबी अक़लियतों के साथ ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही थी जिसमें मसीही बिरादरी है, अहमदी कम्युनिटी है, उनके हवाले से जितनी भी शिकायत थी, तो वो एक नैरेटिव का हिस्सा था जिसके अंदर तहरीक-ए-लब्बैक उसका फ़ायदा उठाती थी। तो रियासत को एक प्रिंसिपल डिसीजन लेना है, उसको एक बुनियादी फैसला करना है कि क्या उन्होंने एक मजहबी इंतहा पसंद मुआशरे को परवान चढ़ाना है या उन्होंने एक दूसरे की बकाए बाहमी के असूल को, आइन और कानून के असूल को आगे लेके चलना है। तो हम्म। रियासत को अपनी एक मुतफिका, पायदार, मुस्तहकम हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। उसके बाद ही ये सारा मामला हल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में बहुत सी मजहबी प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन वो किसी और नाम से आ गए, मुज़ाकरात हो गए, चीजें हम्म। सेटल डाउन हो गई। जब इदारों का गुस्सा ठंडा हुआ तो कोई ना कोई रास्ता निकल आया। तो इससे बतौर मुआशरा पाकिस्तान की रियासत को एक नुकसान होता है और वो नुकसान ये होता है कि मजहबी इंतहा पसंदी का टेम्परेचर कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता जाता है। और तहरीक ठीक। लब्बैक के मामले में तो हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल के अंदर बहुत सी ऐसी तहसील लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर शिकायत हैं कि जिनको बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। तो अगर हुकूमत की इस वक्त सोच रही है तो बहुत खुशाइंद है। इसको देरपा होना चाहिए, मुतफिका होना चाहिए, पायदार होना चाहिए, ताकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हो कि आपने सोसाइटी के अंदर हार्मनी के साथ रहना है, बिल्कुल ठीक रवादारी है। को फरोग देना है, बाहमी मोहब्बत को फरोग देना है, बिल्कुल, एक तो नफरत की मैकेनिज्म बनाना बुनियाद। होगा इन जमातों के हवाले से, और दूसरा सोशल मीडिया पर भी जो लोग नफरत इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं उनको भी रोकना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तहज़ीरकार थे, सारे मामले पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, सीज़ फायर के दौरान पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद में बड़ी कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश करने वाले फितनल ख्वारिज के 45 से 50 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की, जिस दौरान कई घंटे फायरिंग का तबादला जारी रहा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पाक फौज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल हक साहब। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की मगर उसके बावजूद उनकी जानिब से जारहियत की गई। क्या कहेंगे आप इस गुफ्तगू के बारे में? जी, थैंक यू। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज्यादातर जो है वो पॉइंट कवर कर दिए हैं। जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिरादर ममालिक हैं और हमसाया ममालिक हैं और हमारे ताल्लुकात में कॉन्स्टेंट्स हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, रिलीजन है, सेक्टेरियन हार्मनी है और नेबरलीहुड है, ज्योग्राफी है और उसके बाद वेरिएबल्स। जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो टीटीपी का मसला है। अगर टीटीपी के बादल को निकाल दें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ चमकीली धूप निकली हुई है। हावेवर, जैसा कि आप भी कह रही हैं और इस रोशन की तरह बात आया है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अफगानिस्तान की हुकूमत, इस्लामी इमारात जो है वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। हावेवर, हुकूमत पाकिस्तान ने उसके नतीजे में उनकी मजबूरी को समझते हुए भी उनको कुछ ऐसे तजावीज़ पेश की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में उनके हमले ख़त्म हो सकते थे, रुक सकते थे। अगर आपको मैं बताऊं कि इस साल अक्टूबर तक 585 हमले हुए हैं जिनमें तकरीबन 2500 के करीब फैटलिटीज हैं और ये अफगान बेस्ड अटैक्स हैं पाकिस्तान, मेनली टारगेटिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। अगर आप डाटा को पीछे लेकर जाएं तो 2021 से जब से बरसर इक़्तिदार है इस्लामी इमारात, पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के अटैक्स में इजाफा हुआ है और they are not in a position, perhaps unwilling and incapable of reining in the TTP. So it is a source of concern in Pakistan and rightly Pakistan feels के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। स्पेशली जो अटैक्स हुए थे 9 अक्टूबर की रात को और जिसके रिटेलिएशन में 11 और 12 की रात को और 14 और 15 की रात को अफगानिस्तान की अफवाज ने, जिनके साथ टीटीपी शामिल थी और बाकी मिलिटेंट्स टेररिस्ट शामिल थे, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ फायर रेड्स किए बल्कि इनकर्शन करने की कोशिश भी की है। तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 48 आवर्स की जो सीज फायर है ये टेम्पररी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने शायद कुछ ठोस तजावीज़ दी हैं और मेरी इफ़ आई कैन स्पेकुलेट आई वुड से
उसमें ये जरूर शामिल होगा कि टीटीपी की जो लीडरशिप है उसको पाकिस्तान में हवाले किया जाए, या टीटीपी के जो अटैक्स हैं उनको मुकम्मल तौर से बंद किया जाए, और अफगान हुकूमत इस बात की गारंटी दे, अगर वो ये समझती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को वो सिक्योर करना चाहती है, या अफगानिस्तान की सरजमीन पर उनका कंट्रोल है या अमल दखल है। जी ठीक है जनरल साहब, बहुत हम नुक्ते पे आपने बात की है। अभी ये जो कल सीज़ फायर की बात की गई थी और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अफ़गान दहशतगर्दों, अफ़गान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, तो सीज़ फायर की उनकी इस दरख्वास्त को मान लिया गया, लेकिन वो सिर्फ 48 घंटे के लिए था। अब क्या समझते हैं, अभी भी ख़तरा मौजूद है या फिर मज़ीद मामलात इसमें ख़राब हो सकते हैं? पाकिस्तान को सफारती ताल्लुकात के साथ साथ अस्करी हिकमत अमली भी अपनानी होगी सारे मामले को हैंडल करने के लिए। देखें, जो सीज फायर की रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान की साइड से आई है, और मैं भी अनऑफिशियली कुछ अफगान ऑफिस के साथ कांटेक्ट हूँ, और हमारी तरफ से भी तजवीज़ दी थी कि आप डी एस्केलेट करें, और डी एस्केलेट में आप ऐसे अमली इकदाम करें कि पाकिस्तान इस बात को समझे कि आप सिंसियर हैं डी एस्केलेट करने में। तो गालबन सीज फायर की रिक्वेस्ट उसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान ने 48 घंटे तक सीज फायर पर अमल दरामद करने की इंतहानी कराई है, जिसके दरमियान मेरे ख्याल में इस जो 48 आवर्स का स्पेस है जिसमें टाइम गुजर गया है, जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी इस वक्त एक्टिव होगी, एंड आई एम श्योर कि दोनों साइड्स आपस में बात कर रही हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर। और उसमें जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि पाकिस्तान की साइड से पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उनको ये कहा जाएगा टीटीपी के बारे में, और जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हम जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो बातों की तरफ इशारा किया है। 10 अक्टूबर की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये कहा कि हम उन तमाम मकामात पे जहां से पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स मुनज़्ज़म होते हैं, इनिशिएट होते हैं, उनको टारगेट करेंगे इनसाइड अफगानिस्तान। दिस इज अ मेजर डिपार्चर एज पर द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज कंसर्न। और जो सेकंड स्टेटमेंट इंडिकेटर्स आए उन्होंने ये कहा है कि इफ पुश कम्स टू शो वी वुड लाइक टू गो फॉर रिजीम चेंज इन अफगानिस्तान, और उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जो मेरी सेंस है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इस्लामाबाद में, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में एक बड़ा वाज़ेह सेंस है कि अफगानिस्तान द लॉस्ट कॉज एंड समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट, और उसमें वहां पर भी जो पोजीशन ग्रेविटेट हो रही है वो रिजीम चेंज की तरफ जा रही है, बिकॉज दे थिंक दैट द प्रेजेंट रूलर्स इन अफगानिस्तान आर नॉट ब्लाइंड, they are not liable to any international convention, rule, regulation and agreements. They are committing genocide of their people. They are also going for gender apartheid. They are sponsoring terrorism, and they are basically a non-exclusive government in Afghanistan. So there is a change of heart at the international level that perhaps we should go for a regime change in Afghanistan. Jay. बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, जैसे कि जब ये हमला किया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से, तो उस वक्त जो अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा थे वो भारत में मौजूद थे, तो इससे वाज़ेह तौर पर भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ सामने आ गया। अब क्या समझते हैं, तालिबान अब भारत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? दिल्ली और काबुल के दरमियान वाकई कोई नया स्ट्रेटेजिक राब्ता होने जा रहा है कायम? देखिए, मैंने एक बात बहुत पहले से मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री अंडर IEA। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी ठीक नहीं। मेरा उसमें आर्गुमेंट ये होता है कि नो, द पाकिस्तान's अफगान पॉलिसी इज करेक्ट, द अफगान गवर्नमेंट डजंट हैव अ पाकिस्तान पॉलिसी, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इन माइंड। अगर उनकी कोई पाकिस्तान पॉलिसी होती तो मुत्तकी साहब से दो फाश गलतियां ना होती। मुत्तकी साहब से पहली गलती ये हुई थी कि मई के क्राइसिस में गालबन 7 या 8 मई को उन्होंने जयशंकर साहब से फोन पे बातचीत की, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। और दूसरी फाश गलती ये है कि इस वक्त वो एक क्रिटिकल टाइम पे हिंदुस्तान के दौरे पे हैं। उसका रैशनल जो बताते हैं अफगान साइड, जो जहाँ जिनसे मेरी बात होती है, रैशनल वो ये बताते हैं कि हमने पाकिस्तान को भी कहा था कि मुत्तकी साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान वाज अनेबल टू लिफ्ट सैंक्शंस अगेंस्ट हिम, इंटरनेशनली वो सैंक्शन नहीं जा सकते। इंडिया वाज एबल टू लिफ्ट द सैंक्शंस। तो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि इफ the Indian government can lift a sanction, Pakistan is unable to facilitate your travel, will you go to an enemy country of Pakistan? Given the history and given the bondage between the two countries, Afghanistan and Pakistan, and the political, economic, diplomatic and advisory support that Pakistan has provided to Afghanistan twice in liberating their country, first from the USSR, secondly from the West Plus, उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान को 193 मुल्कों में 192 के साथ आज़ाद ताल्लुकात कायम रखने की गुंजाइश है। हाउएवर
अफगानिस्तान को हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करने में सोच विचार से काम लेना चाहिए। उनको बिल्कुल। पता है कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, एंड गिवन द सपोर्ट एंड द बोनहोमी and the help that Pakistan has provided to their diaspora, to their people inside Pakistan, probably उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये मैसेजिंग है। मैं उसमें ये समझता हूँ कि अगर ये मैसेजिंग है तो ये इंतहाई अहमकाना मैसेजिंग है और इसे पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि एज फार एज द बायलैटरलिज्म बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कंसर्न, Pakistan can survive without Afghanistan, but Afghanistan cannot survive without Pakistan. Exactly. Diplomatically, politically, economically, geographically and militarily. जी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से तमाम तर मामलात और मसाइल जितने भी हैं, और आपने ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के बगैर बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएंगे कराची से अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल, तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए, कंटेनर्स की कतारें लग गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अरशाद संजरानी। इरशाद, कहिएगा इस सारे मामले के हवाले से। जी, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को एक और करारा जवाब दिया गया है। वो अफगानिस्तान के लिए जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कंटेनर्स की, वो रोक दी गई है। एक बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान जो की तरफ से दिया गया। और कस्टम हाउस में जो है अहम इजलास हुआ था अफगान ट्रांजिट के ट्रेड के डीजी की सदारत में, कि अफगानिस्तान जाने वाली जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन है वो उसकी कार्गो सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन मुअत्तल कर दी गई है। कराची पोर्ट और जो पोर्ट कासिम है, ये दो अहम पोर्ट्स हैं जहां से जो है नकल अमल होती है। यहाँ पर जो है तमाम कंटेनर्स जो है वो ऑफलोड भी कर दिए गए हैं। ये फैसला जो है डीजी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की सदारत जो है इजलास में किया गया था। FBI हेडक्वार्टर की हिदायत पर जो अब ये तमाम जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई है। एक कस्टम का जो जनरल ऑर्डर भी जारी किया गया, जिस पर फौरी तौर पर अहकामात पर जो है हिदायत की गई है, नाफिज अमल किया गया है। और ये आइंदा अहकामात तक जो है ये नाफिज अमल रहेगा, क्योंकि यहाँ से सारी जितनी भी कार्गो आती है पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और पाकिस्तान ने जो है करारा जवाब दिया है उसको। और हम देख रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोक दी गई है। जी, आगे बढ़ेंगे नाजरीन। भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ ने मोदी सरकार के हौसले तोड़ दिए हैं और विश्व गुरु बनने के ख्वाब अब वाशिंगटन की मर्जी के गुलाम बनते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने की यकीन दहानी कराई है। इस यकीन दहानी के बाद भारत की मौशी आज़ादी ज़मीं बोस हो चुकी है। वाशिंगटन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने ना सिर्फ घुटने टेक दिए हैं, बल्कि अपने मफादात में वो मजीद हमें नजर आ रहे हैं नीचे गिरते हुए। भारत की इस यकीन दहानी ने अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को भी दाव पर लगा दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे किया कि वो भारत की रूसी तेल खरीदारी से खुश नहीं थे। अब मोदी ने यकीन दिलाया है कि नई दिल्ली मॉस्को से तेल नहीं लेगी। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अब वो चीन पर भी यही दबाव डालेंगे ताकि रूस को मुआशी तौर पर तनहा किया जा सके। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि इस सारे मामले को मैं इसी तरह से लेकर चलूंगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमीद गुल साहब, वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से ये जो फैसला सामने आया है, या जो ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी, इसमें मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत ने जब भी कभी अपने आप को शो किया खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तौर पर शो किया, मगर अब अमरीकी मफादात के ताबे दिखाई देता है। कोई नई स्ट्रेटेजिक ये गठजोड़ सामने आ रहा है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो होना था। पहली बात यह है कि भारत जो है फजूल के नखरे दिखा रहा था। असल हकीकत यही है कि भारत जो है वो अमेरिका के बगैर एक कदम नहीं चल सकता, और भारत ये समझ रहा था कि मैं जो है वो अमेरिका को आंखें भी दिखाऊंगा, अमेरिका से जो है वो H1B वीज़ा भी लूँगा, उसके अलावा जो है मैं रूस से भी जो है वो जहाज़ ख़रीदूँगा, मैं जो है वो फ्रांस से भी असला ख़रीदूँगा, और अमेरिका का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपनी थानेदारी कायम रखूँगा। पाकिस्तान से पिटने के बाद जो है भारत को उसकी जो है औकात दिखाई गई। ट्रेड टैरिफ आयद हुआ, 25% ट्रेड टैरिफ पे जब भारत ने नखरे दिखाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50% कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई, अवाम का दबाव जो है वो बढ़ता चला गया,
और फिर जो आईटी इंडस्ट्री थी जो तकरीबन $283 बिलियन का ट्रेड करती है, वो एकदम उसको कोलैप्स हो गया। और फिर जाहिर है इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सारी भारत के अंदर, उनको भी शदीद ज़ौफ़ पहुंचा। फिर दूसरी जानिब अंबानी को खुश करने के लिए वो जिस तरह से ऑयल ट्रेड का कर रहा था, पहले सऊदी अरब और इराक ने जो है उससे ऑयल ट्रेड खत्म कर दिया और वो बहुत बड़ा धक्का था। और उसमें भी मजे की बात यह है कि अंबानी सिर्फ जो है वो 10% जो है वो वहां दे रहा था, बाकी तो वो दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा था उनके जी जी। साथ। इसलिए अब जो यूक्रेन के मामले पे एक तरफ जो है वो रूस के साथ दोस्ती लगाते हैं अमेरिका जो है भारत, और दूसरी जानिब जो है वो यूक्रेन को जो है बाकायदा गोला बारूद जो है वो देते हैं आर्टिलरी के लिए, खास तौर पे तोपखाने के लिए। इस बात के ऊपर जो है वो सदर पुतिन जो थे वो बहुत सख्त नाराज हुए, और जब जयशंकर जो है ऑफिशियल विजिट के ऊपर मॉस्को गया तो उन्होंने उसकी वो क्लास ली कि जो मेरे ख्याल में जयशंकर को याद रहेगी। उससे पहले जो है अब ये जिस तरीके से भारत को जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होना पड़ा, एक तरफ एससीओ में जब वो भागा तो आपको याद है कि वो सदर पुतिन की गाड़ी में जबरदस्ती जाके जी सवार हो जी। गया, और उसके बाद जो है फिर फाइनल उसको जो है वो परेड के लिए बुलाया तक नहीं गया। तो ये आलम है भारत का। और नरेंद्र मोदी जो है वो जगह जगह जो है वो सवाए जलील और रुसवाई वो जो उसका मुकद्दर बना है, जो कि ना सिर्फ उसको अंदरूनी सतह पे अपने बैरूनी ममालिक के अंदर उसको हो रही है, बल्कि अंदरूनी सतह के ऊपर भी हजीमत जो है उसका मुकद्दर बन गई है आए दिन। अब आप देखें कि भारतीय मीडिया जो गोदी मीडिया था आज वो मोदी के लत्ते ले रहा है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें अमेरिका ने चंद चीजें वाजे की। अभी आप देखें कि जो 7 जहाजों का गिरने का अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल बात की, मैं तो यही साथ ही कहने वाली उन्होंने कहा थी कि अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, हमने देखा कि मोदी की जानिब से अक्सर ये कहा जाता था माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और जब भी उनका जिक्र किया जाता था तो वो बड़ी वो ऐसे तकब्बुराना अंदाज में कहते थे माय बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल जो हैं और कुल मिलाकर 7 जहाज जो हैं वो गिराए हैं। अब इस पर भी उनके बेस्ट फ्रेंड की बात उनको अब तो मानना ही पड़ेगी। देखिए, माने ना माने जहाज तो गिर गए हैं। अभी मतलब जो मर्जी करें, वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं मानूं, तो फिर दुनिया मान रही है, राफेल खुद मान रहा है। जो मॉन्डे अखबार है फ्रांस का वो लिखता है बाकायदा, राफेल जी कंपनी जो डिसॉल्ट कंपनी है वो खुद बता रही है कि हमारे जो है वो जहाज गिर गए हैं। अब इन सब चीजों से मोदी को जो है अपने काम को उल्लू बना रहा है, बस वो बनाता रहेगा। वो जब तक उसका चलता है बीजेपी के जो गोदी एक मीडिया की मदद से भी। दहशतगर्दाना सोच है वो पीछे रहेगी, तो तब तक जो है वो मामला चलता रहेगा। लेकिन 7 जहाजों का गिरने का जब तब बताया जब उन्होंने साथ ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि सामने उनका जो है नया एम्बेसडर जो नया सफीर है वो वहां बैठा हुआ है। तो फिर देखें आप, ये इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। लेकिन कोई वो चिकने घड़े हैं, बेइज्जती जो है वो उनको छू के नहीं गुजरी, इज्जत उनको रास नहीं आती, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां वो करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनके नेटवर्क पकड़े गए हैं, बीएलए मजीद जी हाँ। ब्रिगेड के साथ उनके जो है वो सबूत और शवाहिद आ गए हैं। और बेगैरती का तो यह आलम है कि अभिनंदन जिसको मतलब बेश हालत में जो है वो लोग ले आए थे, उसको हीरो बना कपड़े दिया है। तक तो उसके जल गए थे, कपड़े तक तो उसके पास थे नहीं, नंगन पोजीशन में जो था वो आ गया था। हमने यहाँ से इज्जत के साथ वापस भेजा, तो वो अभिनंदन को उन्होंने कहा कि जनाब इसने जो है वो F-16 गिरा दिए। वो F-16 बनाने वाली कंपनी जो है वो कहती है कि जनाब हमारा तो कोई एक F-16 जो है वो नहीं गिरा। तो मतलब जहां झूठ झूठ झूठ। फिर गुल साहब अभी उसके आपको ऊपर एक प्रॉपर एक उनकी अपनी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज स्क्वाड बनाई है लीडर इन्होंने, था, जिसमें वो अपने आप को उसमें कामयाब करार दे रहे हैं कि ये बहुत जीता है, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको भेजा था कि जाकर तुमने गिर जाना है। वो अपनी आवाम को अभी भी पागल बना रहे हैं। देखिए अभी भी वो फिल्म बना रहे हैं, फिल्मों में तो वो जीत जाते हैं ना जी। फिल्मों में तो उनका एक आदमी जो है वो हो मर के सकता है दोबारा पूरी जिंदा हो दुनिया को जाता ही है। तबाह कर दे। वो हो सकता है वो सूरज को भी जाके जो है वो जो है वो उतार वो उसको ठंडा कर दे। तो ये तो फिल्मों में दिखाया जा सकता है। हकीकत की दुनिया में जब पता चला तो यहाँ पता चला कि जी सनी देओल के मुकाबले में हर आदमी जो है ना, यहाँ वो सनी देओल का बाप यहाँ मौजूद है। जी और हाँ। वो इतना मारते हैं कि भारत को जो है ना 2.5 लग किलो का बता असली जाता वाला है। हाथ पड़ता और है। बताने के काबिल नहीं रहता भारत के हमें मार पड़ी तो मरी पड़ी कहाँ, ये भी बताने के
काबिल नहीं है। तो अभी आप देखें कि जो उनके स्क्वाड्रन लीडर था जिसने खुद ये कबूल कर लिया कि हाँ हमारे मिसाइल से जो है वो हमने जहाज इंडिया के हमने भी गिरा दिए थे। तो अभी मतलब पाकिस्तान ने तो जो अभिनंदन और उसका दूसरा जो जहाज गिराया था, उसके बाद अभी 7 जहाज जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बता दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अभी और क्या चाहते हैं? कभी जो है वो अमरप्रीत सिंह जो उनके एयर चीफ हैं, उनको जो है 150 दिन के बाद याद आ जाता है कि ओहो हमने तो 10 जहाज गिराए थे पाकिस्तान के। भाई सिंह साहब आपको अभी ख्याल आया है? खुदा को खौफ करें। फिर उसके बाद जो है वो जनरल द्विवेदी कहता है कि जनाब मैं तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूंगा। ओ भाई जब तुझे मौका मिला था तो तेरी जो हमने बहादुरी थी वो देख ली थी भाई जनरल द्विवेदी। तुझे और जनरल अनिल चौहान को हमने देखा हुआ है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ना इनसे खंजर उठता है ना तलवार। तो इस वजह से दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि अब वो यही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का सहारा ले रहे हैं। तो अगर यही बात आ गई है तो बेहतर है हथियार रख ही दें। अगर उनकी यही औकात है तो सुलह कर लें पाकिस्तान के साथ, माफी मांग लें। हम हो सकता है बड़ा दिल करके उनको माफी मांग दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ये सारे मामले पे आपने गुफ्तगू की। मौजूद थे जनाब चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।